नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। ये घटना सन 2002 की गर्मियों की है। तब मैं 17 साल का था। मेरा इंटर का पहला साल खत्म हुआ था और गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। एक दिन पापा ने कहा, चलो इस बार नानी के घर चलते हैं, बहुत दिन हो गए गाँव गए हुए। मम्मी तो पहले से ही तैयार थी और मैं भी खुशी खुशी मान गया। छुट्टियों में शहर की भाग दौड़ से निकलकर गांव जाना हमेशा अच्छा लगता था मुझे। हम चारों, मम्मी, पापा, मैं और मेरी छोटी बहन श्रुति, सुबह सुबह ट्रेन में बैठे। भीड़ ज्यादा नहीं थी। खिड़की से आती हवा में खेतों की खुशबू खुली हुई थी। हर छोटे स्टेशन पर रुकती ट्रेन, कुल्हड़ की चाय, सब कुछ जैसे एक अलग दुनिया का हिस्सा था। करीब 6 घंटे के सफर के बाद हम अपने स्टेशन पर उतरे। फिर वहां से तांगा करके गांव जाना होता था। घोड़े वाले चाचा हम सबको पहचान गए। फिर उन्होंने पापा से कहा, अरे बाबूजी, आ गए आप? पिछली बार वाले हो ना आप? पापा हंस दिए। हाँ हाँ भैया, वही है। अब लड़का भी बड़ा हो गया है। गांव की ओर जाते हुए रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े आम के पेड़ थे। हवा में पके आमों की भीनी महक। रास्ता मिट्टी का था, कहीं कहीं गड्ढे भी थे, लेकिन वो झटका भी अच्छा लग रहा था। जब तांगा हमारे नानी के दरवाजे पर रुका तो नानी दरवाजे पर ही खड़ी थी, जैसे उन्हें पहले से पता था कि हम आ रहे हैं। उन्होंने मम्मी को गले लगाया और मुझे देखकर कहा, अरे मेरा राजा बेटा, कितना बड़ा हो गया है। आंगन में घुसते ही एक सुकून सा मिला। बाईं तरफ तुलसी का चौरा, कोने में मिट्टी का चूल्हा और बगल में एक बड़ा नीम का पेड़, जिसकी छांव पूरे आंगन को ढक रही थी। नानी ने तुरंत मटके का पानी ला कर दिया। फिर बोली, अब जाओ खाट पर बैठो, तब तक मैं रोटियां सेक लूं। और इस बार कुछ अलग ही लग रहा था। आंगन वही था, पेड़ वही, खाट वही, मगर माहौल में जैसे कुछ बदल गया हो। नानी के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ छुपा रही हो। और शाम होते होते वो बदलाव और गहरा लगने लगा। गांव की गलियों में वो पहले जैसी रौनक नहीं थी। बच्चे कम थे और घरों के दरवाजे जल्दी बंद हो रहे थे। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी, कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा? मम्मी बोली, हाँ मुझे भी लग रहा है, पर गांव है बेटा, हर साल कुछ ना कुछ बदल ही जाता है। मैंने बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल घर करने लगा था। आखिर इस बार की छुट्टियां इतनी अलग क्यों लग रही थी? पहले ही दिन की शाम थी। सूरज ढलने लगा था और हल्की गुलाबी रोशनी पूरे गांव में फैल रही थी। मैं और मेरी छोटी बहन श्रुति, जो मुझसे 3 साल छोटी थी, आम तोड़ने के बहाने से वो घर से बाहर निकल गए। हमारे हाथ में एक पुराना टीन का डिब्बा था, जिसमें हम गिरे हुए आम जमा कर रहे थे। चलते चलते हम गांव के बाहर की ओर जा गए, जहां दूर एक पुराना तालाब पड़ा था। अब वो पूरी तरह सूखा हुआ था, लेकिन उसके चारों तरफ कीचड़ और सूखी झाड़ियां उगी थी। तालाब की शक्ल देखकर ही लग रहा था जैसे बहुत समय से किसी ने उधर कदम भी ना रखा हो। चारों ओर अजीब सी चुप्पी। तभी अचानक पीछे से नानी की आवाज आई, तेज, घबराई हुई सी, अरे ओ बबुआ, उधर मत जाना, तालाब के पास कोई नहीं जाता अब। मैं चौंक कर पलटा। नानी थोड़ी दूर पर खड़ी थी। उनका चेहरा कुछ ज्यादा ही गंभीर था। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों नानी, वहां क्या है? नानी कुछ पल के लिए चुप रही। उनकी आंखें तालाब की ओर ही थी, जैसे उन्हें कोई पुरानी याद खींच रही हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बहुत धीमी आवाज में, वो जगह अब ठीक नहीं है बेटा। कई साल पहले एक औरत डूब गई थी वहां। किसी को ठीक से नहीं पता कैसे, लेकिन जब से वो मरी है, तब से उस तालाब में कुछ ना कुछ अजीब होता रहता है। लोग कहते हैं वो औरत आज भी वही है, तालाब के बीच में बैठी रहती है चुपचाप। उनकी आवाज में ऐसा डर था कि कुछ पल को मैं भी खामोश हो गया।
हवा एक बार फिर भारी सी लगने लगी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, अरे नानी, ये सब तो पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल कोई भूत वूत नहीं होता। आप भी ना डराने लगती हैं हर बार। लेकिन नानी ने ना तो मुस्कुराया और ना ही कुछ कहा। वो बस धीरे धीरे सिर झुकाकर वापस मुड़ गई, जैसे उन्हें पहले से पता था कि मैं उनकी बात को हल्के में ही लूंगा। उनकी आंखों में जो डर था वो जाने क्यों मेरे मन में घर कर गया। उस समय तो मैंने हंसी में बात टाल दी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली मन में बेचैनी बढ़ने लगी। रात को खाना खाने के बाद जब सब आंगन में अपनी अपनी खाट पर लेट गए, मगर नींद नहीं आई। नीम के पत्ते सरसराते रहे। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई जा रही थी। मैं आंखें बंद किए लेटा था, मगर दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, वो अब भी तालाब के बीच बैठी रहती है। बार बार वही लाइन कानों में जैसे किसी धीमी फुसफुसाहट बनकर लौट रही थी। नानी का चेहरा, उनकी डरी हुई आंखें और तालाब की वो वीरानी, सब मेरे मन में घूम रहे थे। एक पल को तो मेरे मन में हुआ कि चुपके से उठकर जाकर देखाऊं, पर फिर डर ने दबोच लिया। फिर जैसे तैसे आंख लगी। सुबह उठे तो सूरज सिर पर था। वो बेचैनी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अगले कुछ दिन वैसे ही बीते जैसे गांव की छुट्टियों में बीतते हैं। मैं और श्रुति दिन भर इधर उधर घूमते और दोपहर को पेड़ की छांव में सो जाते। अब तो गांव के कुछ बच्चों से भी दोस्ती हो गई थी हमारी। गुड्डू, मणि, सत्तू, इन तीनों ने मुझे अपने ग्रुप में जल्दी ही शामिल कर लिया। एक दिन की बात है, हम सब मंदिर के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। गर्मी का मौसम था, लेकिन उस पेड़ के नीचे अच्छी छांव मिलती थी। सब बातों में लगे थे। तभी गुड्डू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तू तो शहर से आया है ना, बड़ा बहादुर होगा। मैंने हंसते हुए कहा, तो क्या गांव वाले डरपोक होते हैं क्या? गुड्डू ने आंखें छोटी करते हुए मुस्कुरा कर कहा, नहीं, पर शहर वालों का बड़ा नाम सुना है। चल, आज तेरी हिम्मत को आजमाते हैं। मैं थोड़ा सतर्क हो गया। क्या क्या करना है? मैंने पूछा। अब मणि और सत्तू भी मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें पहले से पता था कि अब क्या बात होने वाली है। गुड्डू ने धीरे से कहा, आज रात तालाब के पास चलेंगे। सुना है रात के वक्त वहां एक औरत दिखती है, चुपचाप बैठी रहती है कीचड़ में। कई लोगों ने देखा है। अब असली बहादुरी क्या होती है, चल के देखेंगे। कुछ पल को मेरे अंदर सिहरन सी दौड़ गई। नानी की चेतावनी याद आई, तालाब के पास कोई नहीं जाता। लेकिन फिर खुद को संभाला। दोस्ती निभानी थी और खुद को डरपोक भी नहीं दिखाना था। मैंने थोड़ी झिझक के बाद कहा, ठीक है, आज रात मिलते हैं, देखते हैं क्या है वहां। गुड्डू ने ताली बजाई। बस यही तो चाहिए था, आज रात मजा आएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस रात हम सब के साथ क्या होने वाला है और किस सच्चाई का सामना हम करने जा रहे हैं। फिर रात के करीब 10 बजे का समय रहा होगा। गांव में ज्यादातर लोग इस वक्त सो चुके थे। खपरेल के घरों में धीमी रोशनी झांक रही थी और कहीं कहीं से कुत्तों की हल्की आवाजें आ रही थी। चुपचाप हम चारों, मैं, गुड्डू, मणि और सत्तू, अपने अपने घरों से धीरे से बाहर निकले। हम सब के हाथों में छोटी छोटी टॉर्च थी, जिनकी रोशनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अंधेरे को थोड़ा चीरने के लिए काफी थी। दिलों में थोड़ा डर भी था, पर एक दूसरे की मौजूदगी ने हिम्मत दे रखी थी। गांव की गलियों से निकलते हुए जब हम खेतों की ओर मुड़े तो माहौल एकदम अलग लगने लगा। रास्ता पूरी तरह सुनसान था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, सिर्फ झींगरों की गूंज, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा जो कानों में घुलता जा रहा था। करीब 20 मिनट पैदल चलने के बाद हम तालाब के पास पहुंचे और जैसे ही हमने उस इलाके में कदम रखा, अचानक ही हम सब चुप हो गए। बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे चारों ओर फैल गई हो। ना हवा चल रही थी, ना पत्ते हिल रहे थे। बस एक ठहराव था जो डर को और भी गहरा कर रहा था। तालाब में पानी बिल्कुल नहीं था। मिट्टी, कीचड़ और दलदल फैला हुआ था हर तरफ।
कुछ पुराने पत्थर, सूखी झाड़ियाँ और जली लकड़ियाँ इधर उधर बिखरी पड़ी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि तालाब के बीचों बीच एक चपटी सी गीली जगह जो बाकी हिस्से से ज्यादा गहरी लग रही थी, और वहां की मिट्टी हल्की चमकती सी नजर आ रही थी, जैसे वहां हाल ही में किसी ने कुछ फैलाया हो या कोई हलचल हुई हो। गुड्डू ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, वो देखो, कुछ है क्या वहां? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां वो अजीब सी चमकदार मिट्टी थी। और तभी मैंने देखा, वो एक औरत थी, तालाब के बीचों बीच कीचड़ से लथपथ जगह पर घुटनों के बल बैठी हुई। वो बिल्कुल स्थिर थी, जैसे सांस तक ना ले रही हो। उसके लंबे, गीले और उलझे हुए बाल चेहरे के आगे लटक रहे थे, और कपड़े इतने कीचड़ से सने थे कि वो कपड़ा था या मिट्टी समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा, सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, वो भी टूटी फूटी। मैं अपने कांप रहे हाथ से उसकी ओर रोशनी डाल रहा था। उसका सिर झुका हुआ था और पूरे शरीर में जरा सा भी हरकत नहीं थी। उस पल में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मिट्टी की एक डरावनी मूर्ति काट दी हो वहां। और फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया, जैसे गर्दन की हड्डियां ही ना हो। एक भारी टूटी हुई सी हरकत, सिर ऊपर उठा और उस चेहरे ने हमें चढ़ कर दिया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, ना पुतली थी, ना कोई रंग, ना कोई चमक, जैसे मर चुका हो इंसान किसी खौफनाक जिद से देख रहा हो। वो आंखें एकदम हमारी ओर थी, बिना छपकाए, बिना हिले। उसके चेहरे पर मिट्टी की मोटी परत जमी थी, होठों के किनारे फटे हुए थे जैसे किसी ने नोच दिए हो। और तभी बहुत हल्की चोरी की खनक, ऐसा लगा जैसे उसी औरत ने धीरे से अपना हाथ हिलाया हो या शायद बुलाया हो। वो आवाज सीधे हमारे कानों तक आई, लेकिन उससे ज्यादा दिमाग में गूंजने लगी। गुड्डू, जो मेरे बगल में खड़ा था, उसका हाथ पसीने से भीगा हुआ था और बदन कांप रहा था। वो बुरी तरह घबरा गया था। उसकी फुसफुसाती आवाज कांपते होठों से निकली, चल 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 यहाँ से, ये तो सच में है। उसकी आंखें फैल गई थी और चेहरा ऐसा सफेद हो गया था जैसे सारा खून खींच गया हो। मणि और सत्तू भी एक दूसरे से चिपक गए थे और मेरी टॉर्च अब हाथ से फिसलने लगी थी। लेकिन उस पल हम भाग नहीं सके, हम बस देखते रह गए उस औरत को या उस डायन को। उसकी चूड़ियों की खनक अब धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे वो हर पल हमारे और करीब आ रही हो। पर मेरे पैर जमीन से कड़ गए थे। मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे टखनों को मिट्टी में दबा दिया हो, जैसे मेरी रगों में खून के बजाय पत्थर भर दिया हो। मेरे बगल में खड़े सब दोस्त फुसफुसा रहे थे। किसी का हाथ मेरे कंधे पर था, कोई मुझे खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी आंखें बस उसी औरत पर टिकी थी। अब वो डायन या औरत, वो जो अभी उस घटने के बल झुकी हुई थी, अब धीरे धीरे खड़ी होने लगी। उसकी हर हरकत ऐसी लग रही थी जैसे उसके शरीर में कोई पुरानी टूटी हड्डी जुड़ रही हो। खट 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 की आवाज के साथ उसकी कमर सीधी हुई, जैसे सदियों के बाद पहली बार खड़ी हो रही हो। उसका चेहरा पूरी तरह नजर आ रहा था, गीली मिट्टी से पूरी तरह सना हुआ। माथे पर मिट्टी की दरारें बनी थी, बाल अब भी लटक रहे थे और कीचड़ से चिपके हुए थे, जैसे उनमें जान ही न बची हो। लेकिन जो चीज सबसे भयानक थी वो थी उसकी आंखें। वो मुझे ही देख रही थी, सिर्फ मुझे, मेरे अंदर तक। और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया, धीरे धीरे कांपता हुआ। वो हाथ मेरी ओर बढ़ रहा था और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक और चोरी की खनक सुनाई दी। इतनी पास, इतनी साफ, जैसे कोई सीधे मेरे बगल में खड़ा हो। सांसें रुक गई। मैंने दाएं तरफ झटके से देखा, पर कोई नहीं, न साया, न हवा, न कोई हलचल।
जैसे किसी अदृश्य औरत ने मेरे बिल्कुल पास खड़े होकर अपनी चूड़ी हिलाई हो, या शायद मुझे छूने ही वाली थी। पर उस तालाब के बीच वो औरत अब भी अपने हाथ बढ़ाए खड़ी थी। हम चारों वहां से जैसे तैसे बदहवास होकर भागे। ना पीछे देखने की हिम्मत थी, ना एक दूसरे से कुछ कहने का होश। बस एक ही बात मन में थी, किसी भी तरह घर वापस गांव पहुंचना है। गुड्डू सबसे आ गया था। मणि की चप्पल दौड़ते दौड़ते एक झाड़ी में जाकर फंस गई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने तक की हिम्मत नहीं की। वो नंगे पांव कीचड़ और कटीली झाड़ियों पर दौड़ रहा था, और सत्तू बीच बीच में गिरता लड़खड़ाता और फिर खुद को खींचता और फिर दौड़ता। रास्ता अब भी अंधेरे में डूबा था, और टॉर्च या तो गिर चुकी थी या हाथों से फिसल चुकी थी। हमारे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, और पीछे उस तालाब की दिशा से आती धुंधली खनक अब भी हमारे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें अब भी पुकार रही हो, या शायद पीछा कर रही हो। हमने खेत पार किए, कटीली झाड़ियां पीछे छोड़ी, और गांव की कच्ची सड़क पर पैर रखते ही कुछ राहत सी महसूस हुई। लेकिन रफ्तार एक पल की भी धीमी नहीं थी, जैसे कोई अनदेखा डर हमारे पीछे पीछे आ रहा हो। और जब आखिरकार हम घर पर पहुंचे तो हमारी हालत देखने लायक थी। पसीने से तरबतर, कपड़ों पर मिट्टी और घास, पैरों में खरोचे और चेहरों पर ऐसा डर जैसे सामने मौत को देख कर आ रहे हैं। नानी चिंता में डूबी घर के बाहर खटिया पर बैठी थी। शायद उन्हें पता लग चुका था कि मैं घर से लापता हूँ। उनके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, बस एक गहरी चिंता थी। उन्होंने सब मुझे देखा, तब एक नज़र मेरी हालत को समझ गई, और बिना एक शब्द बोले मेरे हमें आंगन की ओर इशारा किया। फिर मैं आंगन में जाकर बैठ गया। नानी ने तुलसी के पौधे से कुछ पत्तियां तोड़ी, पास के मटके से जल निकाला, और एक मिट्टी के लोटे में तुलसी डालकर मेरे सामने रख दिया। लो बेटा, ये पी लो। मैंने चुपचाप वो तुलसी जल पी लिया। उसके पीते ही जैसे एक अजीब सी गर्माहट अंदर उतर गई। इसके बाद नानी ने एक काला टीका निकाला, बबूत और सरसों के तेल से बना हुआ। फिर उन्होंने मेरे माथे पर टीका लगाया। फिर मेरे माथे पर हाथ रखते ही उन्होंने धीरे से कुछ कहा, शायद कोई मंत्र। फिर नानी ने धीरे से मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों से लिया और बोली, अब ठीक है बेटा, अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और मुझे अंदर ले गई। नानी सब जानती थी, और वो समझ चुकी थी कि मैं अभी क्या देखकर लौटा हूं। अगले दिन हम सब बीमार पड़ गए, बुखार, बदन दर्द, कुछ समझ नहीं आ रहा था। गुड्डू तो 4 दिन तक कुछ बोल ही नहीं पाया, बस दीवार की तरफ मुंह करके बैठा रहता था। मुझे ठीक होने में 2 हफ्ते लग गए। मैं जैसे जैसे ठीक हुआ वैसे वैसे रात की वो घटना और साफ होती गई। वो आंखें, वो चूड़ी की खनक, और वो मिट्टी में बैठी हुई परछाई। नानी ने तब जाकर हमें एक बात बताई कि सालों पहले गांव की एक नवविवाहित औरत की तालाब में डूबकर मौत हो गई थी, और कोई उन्हें निकाल नहीं पाया था। तब से कोई ना कोई अजीब घटना होती है। लोग कहते हैं वो औरत अपनी पति की राह देखती है, लेकिन जो भी रात में तालाब की तरफ जाता है वो उसे अपना मान लेती है। उस घटना के बाद से मैंने कभी भी किसी को हल्के में नहीं लिया, खासकर उस डर को जो गांव की कहानियों में छुपा होता है। आज भी जब कभी चूड़ियों की खनक सुनता हूं तो मेरा दिल सिहर उठता है। आंखों के सामने वही तालाब और वो औरत घूमने लगती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक ख्याल रखें अपना और सुरक्षित रहें। नमस्कार।